कोरोना वैक्सीनेशन के सवाल जवाब के इस वीडियो सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। कोरोना वैक्सीनेशन से संबंधित ढेर सारे सवाल मेरे पास आए हैं और मैंने कोशिश की है कि उनका बखूबी बहुत अच्छे एक डॉक्टर के नाते उनका जवाब दूं। अब मैं सेशन शुरू करता हूं पहले सवाल के साथ। सर, मेरा आपसे सवाल था कि कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद हमारी वहाँ महामारी पे असर तो नहीं होगा, जैसे कि जल्दी जल्दी आने लगे या फिर ज़्यादा आने लगे ब्लीडिंग? ये जो कोविशील्ड वैक्सीन है, ये एक वैक्सीन बनाई गई है उस वायरस से जो चिंपैंजी में पाया जाता है। इसमें दो किस्म के बदलाव किए जाते हैं। पहला तो वायरस को कमज़ोर कर दिया जाता है। दूसरा एक और बदलाव जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इसमें शक्ति ख़त्म कर दी जाती है नए वायरस बनाने की, जिसको अंग्रेजी में रेप्लिकेशन बोलते हैं। इन दो चीज़ों को करने के बाद इस वायरस के अंदर देखा गया कि उसके अंदर का जो कोड है, जिसको जेनेटिक कोड बोलते हैं, वो कोरोना से मिलता जुलता कोड है। तो जब इस वायरस को, इस कमज़ोर वायरस को, जिसमें रेप्लिकेशन की शक्ति नहीं है, अगर कोई महिला लगवाती है तो उसमें इतनी शक्ति नहीं रहती वो किसी भी तरीके से माहवारी पे असर करे, माहवारी को भारी करे या माहवारी को जल्दी लाए। तो ये एक भ्रम है, इसको महिलाओं को अपने दिमाग से निकालना चाहिए और टीकाकरण के लिए आगे बढ़ के हाथ मिलाना चाहिए। सर, मेरा एक सवाल है। मेरी मासी हैं जिनको बीपी, शुगर, अस्थमा जैसी बीमारियां हैं, तो क्या इस बीमारियों के कारण वो वैक्सीनेशन का टीका लगवा सकती हैं? आपकी मौसी जो शुगर की मरीज़ हैं, ब्लड प्रेशर की मरीज़ हैं और अस्थमा की मरीज़ हैं और साथ ही में कमज़ोर भी हैं। आपकी बात से ये प्रतीत होता है कि मौसी जो हैं आपकी गर्भावस्था में नहीं हैं। फिर भी मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर ये 3 बीमारियों से ग्रसित हैं, कमज़ोर हैं, तो भी वो सह सकती हैं टीका आराम से, और टीका उनके लिए बहुत बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। सर, मेरा आपसे एक सवाल है। कोविड वैक्सीन लगाने के बाद प्रजनन शक्ति या शुक्राणु में कोई समस्या तो नहीं होगा ना? पुरुषों में किसी भी तरीके से जो पुरुषों की जो प्रजनन शक्ति रहती है, टीका उस पे किसी भी तरीके का कोई असर नहीं करता। यहाँ तक भी देखा गया है कि उन पुरुषों में जिनमें शुक्राणुओं की मात्रा कम रहती है, मात्रा मतलब संख्या की मैं बात कर रहा हूँ, जिनमें संख्या कम रहती है उन पे भी कोई असर नहीं आता है। तो जो पुरुष जिनमें शुक्राणु की मात्रा कम है और वो बच्चा पैदा भी करना चाहते हैं, तो वो भी बिना किसी डर के, बिना किसी हिचक के टीका लगवा सकते हैं। सर, मेरा एक सवाल है आपसे। मुझे और मेरे हस्बैंड को कोरोना हुआ था, तो हमें कितने दिनों के बाद कोरोना वैक्सीन लगवा लेना चाहिए? और दूसरी बात ये पूछना था आपसे कि सर, कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद यदि तेज बुखार आता है तो क्या कोरोना वैक्सीन ज़्यादा असरदार होती है? अगर कोरोना इन्फेक्शन हो चुका है तो कितने दिन बाद वैक्सीन लगवाएं? इस सवाल का जवाब में ये है कि 90 दिन के बाद, कोरोना इन्फेक्शन के बाद अगर आप स्वस्थ हो गए हैं तो 90 दिन के बाद आप वैक्सीन ले सकते हैं, क्योंकि आपको ऑलरेडी इलाज के दौरान कुछ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ दी गई हैं या प्लाज्मा लगा है, तो 90 दिन आराम से रुक सकते हैं। कुछ मरीजों में ये देखा गया है कि वैक्सीन लगने के बाद फीवर और जो शरीर का दर्द रहता है वह बहुत ही तेज रहता है। लेकिन ये देखा गया है ज़्यादातर मरीजों में कि सेकेंड डोज के बाद ये फीवर और बदन का दर्द पहली डोज की अपेक्षा ज़्यादा तीव्र होता है। पर अगर तीव्रता से देखा जाए तो इसका कोई अर्थ ये नहीं होता कि अगर तीव्र फीवर आया हो, ज़्यादा फीवर आया हो, ज़्यादा शरीर में दर्द हो तो ज़्यादा एंटीबॉडीज़ बनेंगे। इसका कोई संबंध नहीं है। सिर्फ इसका कारण सेकेंड इंजेक्शन में ज़्यादा तगड़ा रिस्पॉन्स होने का ये है कि पहली बार शरीर जो रहता है वो वायरस पहले जो टीके से ट्रेंड हो जाता है और वायरस को अपना दुश्मन समझने लगता है, और सेकेंड बार जब टीका लगवाते हैं तो उसको जब वायरस नज़र आता है तो उसके ऊपर ज़बरदस्त तरीके से वो अटैक करता है, इसलिए रिस्पॉन्स जो रहता है तगड़ा रहता है।
सर, मेरा आपसे ये सवाल है, क्या गर्भधारण के समय मैं कोरोना वैक्सीन लगवा सकती हूँ? और मेरा दूसरा ये सवाल है सर, क्या 3 महीने के अंदर गर्भधारण के जो शुरुआत के महीने होते हैं उसमें मैं कोरोना वैक्सीन लगवा सकती हूँ? क्योंकि मुझे मेरे डॉक्टर ने मना किया हुआ है कि 3 महीने के अंदर किसी भी प्रकार की दवाइयाँ और इंजेक्शन नहीं लगना है। और तीसरा और आखिरी सवाल ये है सर, कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद मेरे गर्भ में पल रहे बच्चे को कोई नुकसान तो नहीं होगा? जैसे मेरा बच्चे का कोई भी अंग विकलांग तो नहीं होगा, या मेरा बच्चा जो है वो गर्भपात तो नहीं हो जाएगा, मिसकैरेज? गर्भ अवस्था से संबंधित आपने 4 सवाल किए हैं। पहले सवाल का तो ये जवाब है कि अगर आपको गर्भ धारण करना है और गर्भावस्था की स्थिति में आप हैं, तो टीका आपके लिए सुरक्षित है। आप बिल्कुल बिना किसी डर के टीका लगवा सकते हैं। पहले 3 महीने गर्भावस्था के वो होते हैं जिसमें बच्चे के सभी अंगों की बनावट बनना शुरू हो जाती है। सरकार की तरफ से और डॉक्टर की तरफ से अभी कोई क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस इन 3 महीनों के लिए नहीं है, तो इस समय थोड़ा सा सेफ रहना ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे विचार से। तीसरा आपका जो प्रश्न है, जो टीका रहता है वो क्योंकि ठंडा रहता है, टीका मरा हुआ रहता है, टीके का एक छोटा सा वायरस का एक छोटा सा पोर्शन टीके के माध्यम से आपके शरीर में डाल रहे हैं, उसमें किसी भी तरीके की ये शक्ति नहीं रहती कि वो एक जो दीवार रहती है माँ के गर्भ और बच्चे के अंगों के बीच में, वो दीवार को पार करना उस टीके के लिए संभव नहीं है। इसीलिए वो बच्चे पे किसी भी तरीके से कुप्रभाव नहीं डाल पाता। और चौथा और जो आखिरी सवाल है आपका कि अभी तक बहुत सी लाखों महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान भी टीके लगे हैं। शुरू में उनको नहीं लगते थे लेकिन अब लग रहे हैं, लेकिन किसी में भी ये देखा नहीं गया कि उनको एबॉर्शन का प्रॉब्लम आया हो या जो लोग उनको मिसकैरेज बोलते हैं वो हुआ हो या उनका बच्चा गिर गया हो, ये प्रॉब्लम देखने में नहीं मिला है। जो नॉर्मल रेट है इन सब चीज़ों का वो ही हो रहा है इन महिलाओं में जिनमें टीके लिए हैं या जिनमें टीके नहीं लिए हैं। सर, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, ये जो दारू को सेवन कर सकता है कि नहीं कर सकता वैक्सीन लगने के बाद? हाँ, एक प्रश्न लोग बाग दबी जुबान से पूछना चाहते हैं कि दारू या अल्कोहल वो वैक्सीन लेने के, टीका लगवाने के पहले या बाद ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो अभी तक तो उन सब के लिए एक अच्छी खबर है कि अभी तक तो ऐसा कुछ प्रूफ नहीं हुआ है कि अल्कोहल लेने से, दारू पीने से वैक्सीन का असर कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा या कोई कुप्रभाव आएगा। तो जो नॉर्मल उनका रूटीन है वो जो फॉलो करना चाहते हैं वो ले सकते हैं, इस बारे में कोई टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। डॉक्टर साहब, मैं एक नशेड़ी हूँ, दिन भर शराब का सेवन करता रहता हूँ, तो मुझे कोविड का टीकाकरण लगाना ज़रूरी है क्या सर? ये जो नशेड़ी रहते हैं या जो अल्कोहल का सेवन रोज़ करते हैं, इनमें से कुछ लोगों को अपने बारे में कुछ गलतफहमियां रहती हैं कि उनका शरीर बहुत मजबूत है क्योंकि वो रोज़ अल्कोहल को झेल लेते हैं और अल्कोहल भी, दारू भी उनको मदद करेगी। कितनी भी वो शराब पीते हैं वो हर चीज़ को की काट है, कोई भी बीमारी उनको होने से वो बचाएगी। और वो इसीलिए सोचते हैं कि कोरोना को भी जो वो शराब पीते हैं वो शराब दबा देगी या कोरोना रोग से उनको बचा के रखेगी, पर ये सोचना उनका गलत है। इन लोगों के लिए भी जैसे दूसरे लोग हैं, टीकाकरण, वैक्सीन लगवाना अति आवश्यक है। सर, मेरा एक सवाल है कि मैं दिन भर सिगरेट पीता हूँ, इसलिए कि मेरे को टीका लगवाने की व्यवस्था ज़रूरी है क्या? जो लोग सिगरेट पीते हैं, सिगरेट के धुएं के कारण से, निकोटीन के कारण से धीरे धीरे करके उनका जो शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा है वो कम होने लगती है। जैसे साधारण मनुष्य में अगर अपन मशीन से नापते हैं ऑक्सीजन की मात्रा,
तो वो 100% निकलती है। अगर कुछ लोगों ने सिगरेट कुछ साल पी है तो हो सकता है कि उनकी ये जो मात्रा है ये 100 से 2% गिर के 98 आ जाए, 97 आ जाए। और खुदा न खास्ता अगर इसके बाद अगर मान लिया जाए कोरोना का इन्फेक्शन हो जाता है, कोरोना की बीमारी हो जाती है, तो ये जो 97, 98 की जो परसेंटेज है ऑक्सीजन की मात्रा है, ये और गिर जाती है। तो कहने का मतलब है कि टूटे हुए घर पे अगर किसी किस्म का भूकंप आता है तो असर ज़्यादा आता है। इसी तरीके से अगर आपका जो फेफड़ा है अगर वो पहले से ही टूटा हुआ है, पहले से ही उसमें खराबी आ चुकी है, तो कोरोना का असर ज़्यादा मिल सकता है क्योंकि वो ऑक्सीजन की मात्रा को ज़्यादा गिरा सकता है। सर मेरा एक सवाल है, मैं जिम जाता है और अट्टा कट्टा है और जिसमें मैं ये चाहता कि वैक्सीन लगवाना ज़रूरी नहीं है, मेरे में इम्यूनिटी है तो मेरे को लगवाना है नहीं लगवाना है इसकी सख्त ज़रूरत नहीं है। जो लोग जिम जाते हैं और अच्छा शरीर बना लिया है, 10 सालों से ये बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, उनके लिए भी टीकाकरण बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। ये देखा गया है कि अफ्रीका की कंट्री में पहली जो 2 लहर आई थी, उन 2 लहर में वहाँ बहुत कम मरीज कोरोना से ग्रसित हुए थे। तो लोगों का सोचना हुआ कि अफ्रीकन लोग बहुत मजबूत होते हैं, बहुत काम धाम करते हैं, शरीर तगड़ा रहता है, तो इसलिए वो कोरोना से बचे रहते हैं। इसलिए कुछ जिम करने वालों को, बॉडी बिल्डिंग करने वालों को ये भ्रम हो गया कि अब उनको भी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब इन दिनों जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इस समय अफ्रीका की कंट्री सबसे ज़्यादा पीड़ित है कोरोना के मरीज से, और स्पेशली इसलिए ज़्यादा पीड़ित है कि वहाँ पे वैक्सीन शुरू में भारत ने तो पहुँचा दी थी, लेकिन उस वैक्सीन का भी आधा ही उपयोग कर पाई क्योंकि कुछ लोग तैयार नहीं थे, उनको भी भ्रम था कि मुझे वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है, और भी कई गलत फहमियाँ थी जिनके कारण से लोगों ने वैक्सीन का उपयोग किया नहीं। तो आज पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा अगर किसी देश में कोरोना के मरीज हैं तो वो अफ्रीका में है, जहाँ पे लोगों को ये भ्रम था कि उनकी बॉडी बहुत मजबूत है। डॉक्टर साहब मेरे आपसे एक निवेदन है, हमारे वाइफ बच्चे को दूध पिलाती है, क्या वो कोरोना का टीका लगवा सकता है क्या? डॉक्टर साहब मेरा एक और सवाल है, क्या मेरा वाइफ को सेकंड डोज लगवाने के पहले पीरियड आ रहा है, उसमें मैं लगवा सकता क्या? जो महिलाएं स्तनपान करा रही हैं उनके लिए भी ये टीकाकरण लाभदायक है, और स्तनपान के दौरान भी ये वो टीकाकरण करवा सकती हैं। दूसरा एक और प्रश्न आता है कि क्या महिलाएं अपने पीरियड्स के समय वैक्सीनेशन ले सकती हैं? तो हाँ, बिल्कुल पीरियड्स के दौरान भी वो जो 5-6 दिन रहते हैं उस दौरान भी वो टीकाकरण का फ़ायदा उठा सकते हैं। मेरे एक मित्र के पिताजी हैं, 75 साल से ज़्यादा उनकी उम्र है, अकेले रहते हैं घर पे, और वो ये सोचते हैं कि उनके घर कोई ना आता ना जाता है तो वो टीका क्यों लगवाएं, वायरस का ये बीमारी किससे कैच करेंगे। बाबूजी ये बात तो समझ में आती है कि आप अकेले रहते हैं, घर पे आपके साथ कोई नहीं है, तो बीमारी कैसे आप तक पहुंचेगी। लेकिन ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि जब आप अकेले रहते हैं तब भी आपके घर में सवेरे कोई पेपर देने आता होगा, दूध वाला आता होगा, सब्जी वाला आता होगा, उनसे आप संपर्क में हैं, उनसे भी बीमारी आपको मिल सकती है। और बाबूजी ये ज़रूरी नहीं है कि उनको सर्दी खांसी हो तभी वो बीमारी फैला सकते हैं। कई बार तो उनको कोई भी तकलीफ़ नहीं रहती है, जिनको हम लोग एसिम्प्टोमेटिक मरीज बोलते हैं, और फिर भी उनमें वायरस अंदर बैठा हुआ रहता है, तो आप अनजाने में वायरस की चोट में आ जाएंगे, चपेट में आ जाएंगे। तो मैं चाहूँगा, आपसे निवेदन करूँगा कि आप अपनी उम्र का ख्याल रखते हुए भी टीका लगवा सकते हैं और वो आपके लिए लाभकारी होगा। कैंसर के मरीज और जो मरीज जिनमें एक G6PD डेफिशिएंसी होती है, इसकी कमी होती है, और वो मरीज जो कि
गठियाबात का इलाज करवा रहे हैं और सालों से स्टेरॉयड की दवाई पे हैं, या एक स्पेशल किस्म की दवाई होती है जिसको DMRD बोलते हैं, ये लोग भी साधारण मनुष्य की तरह टीकाकरण करवा सकते हैं और उनके लिए लाभकारी है। ब्लड प्रेशर के मरीज और हार्ट की बीमारियों से पीड़ित मरीज खून को पतला करने की दवाइयाँ रेगुलर में लेते रहते हैं। ऐसे मरीजों के लिए भी टीकाकरण सेफ है और वो बिना किसी हिचक के टीकाकरण करवा सकते हैं। मेरे कुछ मरीज हैं जिनमें गुर्दा का प्रत्यारोपण हो गया है या लिवर का प्रत्यारोपण हो चुका है। वो ये जानना चाहते थे कि क्या वो प्रत्यारोपण के बाद, क्योंकि वो कुछ दवाइयों का सेवन करते हैं जिससे कि इम्यूनिटी में उनका असर आता है, तो क्या उन लोग भी टीकाकरण करवा सकते हैं। तो ये साइंस ने, रिसर्च ने देख लिया है कि ऐसे मरीज भी टीकाकरण आम लोगों की तरह करवा सकते हैं जो कुछ खास किस्म की दवाई ले भी रहे हैं। टीका लेने के बाद अगर किसी को कोई परेशानी होनी है तो जनरली देखा गया है कि 6-7 घंटे के बाद थोड़े बहुत कोई दिक्कत होती है और 2-3 दिन के अंदर ये ख़त्म हो जाती है। 5-7 दिन के बाद टीकाकरण से संबंधित किसी भी तरीके की कोई परेशानी या एडवर्स इफ़ेक्ट देखने में नहीं मिलता है। तो आखिर टीका लगने के बाद जो समस्या आती है तो वो क्या आती है? थोड़ा बहुत दर्द हो सकता है, गरम लग सकता है जहाँ टीका लगा है, खुजली हो सकती है, कुछ थोड़ा सा कमजोरी सी लग सकती है, थकावट लग सकती है, ठंड के साथ हल्का फुल्का बुखार आ सकता है, सिर दर्द हो सकता है, जोड़ों में दर्द हो सकता है। कुछ लोगों में पेट में दर्द होता है, उल्टी की शिकायत भी हो सकती है, लैट्रिन पतली हो सकती है, पैरों में दर्द हो सकता है, नाक बह सकता है, खांसी वांसी आ सकती है, या फिर बहुत कम लोगों में कुछ थोड़े बहुत दाग वाग शरीर पे भी आ सकते हैं। ये चीज़ें देखी जाती हैं। इसके अलावा और कोई समस्या अभी तक तो सामने नहीं आई। पहली और सेकंड, दूसरी डोज जो टीकाकरण की है उसमें 12 से 16 हफ्तों का फ़र्क होना चाहिए। अगर आप किसी कारण से 12 से 16 हफ्ते के बीच में सेकेंड डोज नहीं ले पाए हैं, पहली डोज मतलब आपको लग चुकी है, तो आपको दोबारा फर्स्ट डोज लेने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड डोज आप ले सकते हैं। बहुत 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 ही कम मरीज हैं जो उंगलियों पे हैं जिनको पहली डोज के बाद एलर्जी हुई है और रिएक्शन हुआ है। ऐसे ही बहुत ही कम लोग हैं जिनको पहले इंजेक्शन के बाद उनके शरीर में खून का मेजर थक्का बना है। ये ही 2 किस्म के मरीज हैं जिनको दूसरा टीकाकरण नहीं कराना चाहिए, क्योंकि उनको टीके से एलर्जी है और खून का जो थक्का बनता है उनके शरीर में, उसके साथ साथ उनमें प्लेटलेट की संख्या कम है, इसलिए उनको सेकंड वाली जो डोज़ है वैक्सीन की, टीके की, नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा बाकी सभी लोगों के लिए टीकाकरण बहुत ज़्यादा लाभदायक है। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उसी समय एक चिंताजनक खबर पेपर में मैंने पढ़ी कि इंग्लैंड में फिर से एक लहर आई है और वो लहर का कारण है डेल्टा वेरिएंट वायरस का। ये एक नया किस्म का वायरस है जिसकी शुरुआत जो सबसे पहले भारत में देखी गई थी। पर एक अच्छी खबर ये है कि अपनी जो कोविशील्ड वैक्सीन है, अगर इसकी दोनों डोज ली जाती हैं तो 90% लोगों में ये मददगार साबित हुई है। पहला और जो दूसरा टीका है वो एक ही कंपनी का होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर अगर आपने पहली डोज कोविशील्ड की ली है तो दूसरा डोज भी आपको कोविशील्ड लेना चाहिए। पहली डोज अगर आपने कोविशील्ड ली है तो दूसरी डोज कोवैक्सीन की नहीं लेनी चाहिए। मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमें कोरोना की बीमारी से
क्या बचाएगा? ये तो हम सबको पता है कि मास्क बचाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग बचाएगा, वैक्सीनेशन बचाएगा, और कुछ कंपनीज एक कुछ नई दवाइयाँ बना रही हैं जिनको एंटीवायरल ड्रग्स बोल रहे हैं। ये जो ड्रग्स हैं, ये जो दवाइयाँ हैं, ये स्पेशली उन मरीजों के लिए लाभदायक रहेंगी जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं, मतलब जिनमें प्रत्यारोपण होने के कारण से कुछ ख़ास किस्म की दवाइयाँ दी जा रही हैं जिससे कि इम्यूनिटी उनकी बदल जाती है। और इसके साथ साथ अगर कोई नया तरीके का, नई जाति का कोई कोरोना वायरस बनता है, उनको कवर करने के लिए, उनको पटकनी देखने के लिए उस वायरस को कुछ नई दवाइयाँ बन रही हैं। ये हमारे लिए अस्त्र होंगे फ्यूचर के लिए, आने वाले समय के लिए। नमस्कार। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो ये मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करिएगा। नमस्कार।